गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। GDBBM के यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कक्षा 10th की समकालीन भारत सेकंड कर रहे थे। इसमें हमारे 4 लेसन कंप्लीट हो गए। आज हम अगला लेसन 5 शुरू करते हैं और इसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। यानी खनिज क्या है हम पढ़ते आए हैं, ऊर्जा संसाधन क्या है, खनिज क्या है जो हमें रोज़मर्रा जो ज़िंदगी में हम धातु से बनी हुई जो वस्तुएं हम प्रयोग में लेते हैं वो कहाँ से आती है। नीचे भूपट्टी यानी खनिज नीचे पृथ्वी के जो परत है उसमें हमें प्राप्त होती है। तो देखो आज हम 5th लेसन शुरू कर रहे हैं, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें देखो हेबन अपने पिता के साथ दूर के गांव गुवाहाटी आया है। वह लोगों के घरों जैसी अजीब चीज़ों में जाते देखता है जो सड़क पर चलती है। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है, पिताजी हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसा कि उसने गुवाहाटी में देखा। उसके पिता ने बताया, यह घर नहीं है, ये बसें व गाड़ियां हैं। हमारे घरों की तरह वे ईंटों व पत्थरों से नहीं बनी है। इन्हें बनाने में लोहा, एल्युमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चालित होते हैं और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। यानी ये पिता और पुत्र बात करते हैं और ये जो चीज़ें देखता है उसके बारे में ये बात करता है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बने विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती है? यानी हम अपने रोज़मर्रा दैनिक जीवन में हम धातुओं का प्रयोग करते हैं और हम फिर विचार आता है कि ये धातुएं कहाँ कहाँ से आती है। आपने पढ़ा कि भूपटटी पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों में निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती है। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि सभी खनिजों से बने हैं। यानी हम जो सुई प्रयोग में ले रहे हैं उससे लेकर जो बड़ा जहाज है वहाँ तक सभी क्या है, खनिज से बने हुए हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हुए हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चलित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। यानी मनुष्य है वो अपनी सभी विकास की जो अवस्थाएं हैं, उसकी जो जीविका है, घरों में जो सजावट का है, त्योहारों पर और धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ वगैरह करते हैं तो उस समय भी हम किसका प्रयोग करते हैं, खनिजों का प्रयोग करते हैं। देखो दंतमंजन आपके दांत, खनिज व दंतमंजन से एक उज्जवल मुस्कान। कैसे? दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता से मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लूओराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। यानी जो फ्लोराइड है वो दांतों को गलने से रोकता है और फ्लूओराइड नामक खनिज से ये प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं जो कि रूटाइल, एल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक है।
टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब यह बताएं कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं, यानी जो इसके अंदर खनिजों के नाम दिए गए हैं। टूथपेस्ट जो हम करते हैं दांतों के ऊपर, वो खनिज कहाँ से हमें प्राप्त होता है। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। सजीव यानी सजीव और निर्जीव दो तरह की वस्तुएं होती हैं। तो सजीव जो है उनको किन की जरूरत होती है? खनिजों की। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। यानी हमारा जो पौष्टिक उपभोग है, हम जो खाना खाते हैं उसमें 0.3% क्या है? खनिज है। और इसमें से गुणकारी 99.7% भोज्य पदार्थों में हम उपयोग में लेते हैं। खनिज क्या है? अब देखो, हम पढ़ते आ रहे हैं खनिज ये होता है, खनिज से वो होता है, खनिज से ये कार्य किया जाता है, खनिज हमारे खाने के पदार्थों में होता है, खनिज हमारे दांतों को साफ करने में होता है। तो खनिज क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। हीरा भी क्या है? एक तरह का खनिज है। और चूना है वो भी क्या है? एक तरह का खनिज है। खनिज इतने विविध क्यों है? मतलब कई प्रकार के क्यों है खनिज? आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों को यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। यानी हमारे यहाँ 2000 से अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है, लेकिन कुछ ही खनिजों की क्या है? बहुतायत, यानी बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं। कहाँ से? चट्टानों से। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हें विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। यानी जो खनिज है वो निश्चित तत्व में पाए जाते हैं और इसमें खनिजों के विविध रंग, कठोरता, चमक और घनत्व तथा अधिक क्रिस्टल भी इसमें पाए जाते हैं। भूगोलविदों व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन, जैसे हमारे इतिहासकार हैं वो इतिहास लिखते हैं, राजनीतिज्ञ है वो राजनीति करते हैं, उसी अनुसार जो भूगोलविदों व भूवैज्ञानिक हैं वो भूगोल के बारे में जानकारी देते हैं। भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं से ज़्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु व खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। खनिजों की उपलब्धता, पहले ये सारणी देखो आप लोग, इसमें खनिजों का वर्गीकरण किया गया है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ये सारणी आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर बनानी है। तो देखो खनिज कितने तरह के हो गए? धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। ठीक है, 3 प्रकार के खनिज हो गए। अब धात्विक जो खनिज है वो क्या है? देखो, लोह धातु है, इसमें क्या आता है? लोहा आता है, एसक आता है, मैग्नीज आता है, निकल और कोबाल्ट आता है। फिर है एलो, मतलब लो धातु हो गए, एलो धातु हो गई और बहुमूल्य हो गई, इसमें 3 हो गए।
तो लो धातु है उसमें क्या आ गया, लो के अंश आ जाएंगे। एलो धातु वो हो गया जिसमें लो के अंश नहीं होते हैं, लोहा जो होता है उसके। तो देखो जैसे तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइड आदि। अब इसमें बहुमूल्य खनिज यानी धात्विक धातु में कौन से आ गए, बहुमूल्य खनिज, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि। ये तो आ गए धातु में। धातु 3 प्रकार के हो गए, लो, एलो जिसमें लो नहीं होता और बहुमूल्य खनिज। अब देखो अधात्विक, जैसे अभ्रक, नमक, यानी धात्विक ही है कोई, अधात्विक जिसमें धातु नहीं होती है। अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर, ये आ गए अधात्विक। अब देखो ऊर्जा खनिज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ये आ गए ऊर्जा खनिज में। खनिजों की उपलब्धता, खनिज कहाँ पाए जाते हैं, यानी खनिज की मात्रा कौन सी जगह में कहाँ पे अधिक पाई जाती है वो पढ़ेंगे हम। सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं, जिससे खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या ये कटा हुआ भाई साथ हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य सेल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है, जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। यानी खनिज कहाँ पाए जाते हैं, कौन से सेल समूह यानी कौन से पत्थर हैं, कौन से पहाड़ है, कौन से चट्टाने हैं, या कहाँ पाए जाते हैं। देखो खनिज प्राय निम्न सेल समूहों से प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से सेल समूह होंगे, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। यानी आग्नेय चट्टाने और कायांतरित जो चट्टान है उनकी जो ये जो चट्टान है इनमें जो दरार पड़ी हुई है, जहाँ जोड़ हो रहा है इनका भ्रंश, जहाँ ये मतलब टूटी फूटी जहाँ पे है वहाँ पे ये खनिज हमें प्राप्त होते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और वृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। यानी छोटे छोटे धातु के रूप इनके सिराओं के अंदर, सिराएं यानी जो बीच में बनी होती है ना लाइन सी, उसमें, और वृहत जमाव इनके ऊपर परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। दूसरा देखो, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं और इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित है और इनका निर्माण विशेषकर सूक्ष्म प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। वाष्पीकरण क्या होता है, जो भाप बन के पानी उड़ता है वहाँ पे ये इसका कार्य निर्माण होता है। अब देखो इसका अगला पॉइंट गैस। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। यानी बॉक्साइट है उसका निर्माण कैसे होता है, जो चट्टानें घुलनशील है, अपरदन जब होता है उनका, तो जो अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है बाकी, उनमें बॉक्साइट का निर्माण होता है।
पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। यानी जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे जो घाटी तल है वहाँ रेत के जलोढ़ जम जाते हैं और उसमें भी खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। यानी जो ये खनिज जलोढ़ के रूप में पाए जाते हैं उनको प्लेसर निक्षेप कहते हैं। इनमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख है। यानी जो ये घाटी में जलोढ़ के जमाव में पाए जाते हैं उनमें सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम ये प्रमुख पाए जाते हैं। अब देखो महासागरीय जल। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्रगहित होते हैं। महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है। एक रोचक तथ्य दिया हुआ है आपके, ये देखो रेड होल खनन। रेड क्या हो गया? होल और खनन। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। जब भी कोई खनिज का कार्य किया जाता है, खानों में जब कार्य किया जाता है तो उसमें क्या होता है? सरकार की अनुमति ली जाती है। किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह, ऐसक, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयलों का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या दिया है इसमें कि जोवाई और चेरापूंजी में कोयलों का जो खनन परिवार के सदस्य करते हैं उसमें एक सुरंग का रूप दे दिया और जिसे क्या कहते हैं? रेड होल खनन कहते हैं। और इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये जो सुरंग बनाई गई है इस क्रियाकलाप को अवैध घोषित कर दिया और ये सलाह दी कि इसे तुरंत बंद कर दिया जाए। जरा ध्यान से सोचो और बताओ, एक खुलो खादान ओपन पिटमैन उत्खनन में एक सेफ्ट युक्त भूमिगत खाद्यान्न में क्या अंतर है? भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इसका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित है। यानी हमारे भारत में कई प्रकार की धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पासों पर गुजरात और आसाम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। यानी जो प्रायद्वीपीय है और जो पश्चिमी और जो पूर्वी भाग है, गुजरात और आसाम की जो चट्टान है वहाँ पे कौन से खनिज पाए जाते हैं? तेल के खनिज पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय सेलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं और हमारा राजस्थान है वहाँ पर भी कई तरह के अलोह, लोह वाले नहीं, अलोह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण होता है। यानी ये जो धात्विक जो सम्मान प्राप्त होता है हमें, ये जो भूगर्भिक संरचना और जो प्रक्रिया होती है और समय के साथ साथ हमें ये प्राप्त होते हैं। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख
खनिजों के वितरण का अध्ययन करें, यानी हमारे भारत में किस किस प्रकार की खनिज पाई जाती हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सदैव स्मरण रहे कि ऐसक में खनिज का सांद्रण उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीवयता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी कार्य हो, अगर वहाँ पे हमें उसकी सुगमता यानी हमें आसानी से जो चीज़ मिल जाए और बाजार उसके निकट हो और हम उसको अच्छी तरह से संचय कर सकें, तो इससे हमारी जीवयता क्या होती है, प्रभावित होती है। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब मांग की पूर्ति होती है उसी खनिज की, तो हमें वो विकल्प मिल जाता है और उसको हमें चयन करना पड़ता है, और जहाँ से हम ये खनिज लेते हैं वहाँ भंडार या निक्षेप खदान में परिवर्तन हो जाता है। अब देखो लौह खनिज। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। यानी लौह खनिज हमारे भारत में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। हमारी खुद भारत अपनी जो मांग है उसको पूरा करता है, और जो धातु यानी जो लौह खनिज बच जाता है उसका निर्यात करता है, यानी दूसरे देशों को देता है। लौह ऐसक। लौह ऐसक एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक, ये देखो आप लोग नीचे ये आपका जो चित्र दिया हुआ है, इसमें लौह ऐसक उत्पादन में राज्यों का अंश यानी कहाँ कहाँ पे कितना प्राप्त होता है, क्या लौह। तो देखो जो उड़ीसा है उसमें 52%, यानी सबसे अधिक हमारे भारत में लौह कहाँ प्राप्त होगा, उड़ीसा में। फिर 16% होगा छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में 14% और झारखंड में 11%। इस तरह से लौह प्राप्त होता है। और जो 7% लौह है वो अन्य छोटा मोटा जो